प्रशांत, जयंती, सुशील, आर्यभट्ट आदि नवरत्नों में शामिल नहीं थे। फाहियान के संदर्भ में क्या असत्य है? फाहियान का विवरण गुप्तों का अच्छा विवरण प्रस्तुत करता है। फाहियान ने समकालीन शासक का नाम नहीं दिया है। फाहियान श्रावस्ती के जेतवन बिहार की प्रशंसा करता है। फाहियान का विवरण मध्य भारत का विवरण है, लेकिन वह कभी भी पाटलिपुत्र नहीं गया। स्कंदगुप्त के अभिलेखों के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? जूनागढ़ और भीतरी स्तंभ अभिलेख उसके गुणों पर विजय की सूचना देते हैं। कहोम अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त की उपाधि सक्रादित्य थी। कहोम अभिलेख से उसके बौद्ध आस्था का पता चलता है। इंदौर ताम्रपत्र से उसके सूर्य उपासना का प्रमाण मिलता है। हेलो संध्या, कल हमने नालंदा विश्वविद्यालय में कुमारगुप्त के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, विल्सन अभिलेख के बारे में विस्तार से पढ़ा और उसमें क्या क्या गुप्तकालीन इतिहास में प्राप्त होता है। गढ़वा में 3 शिलालेख मिले हैं, इन 3 शिलालेखों के बारे में पढ़ा। इसके बाद करमदंडा अभिलेख, करमदंडा के बाद मानकोर अभिलेख और इसकी ऐतिहासिकता, साथ ही साथ मानकोर अभिलेखों में महाराजा श्री कुमारगुप्त के नाम के साथ क्या अभिलेख अंकित हैं। गोविंद नगर में बुद्ध मूर्ति का लेख जो मिला है उसके संदर्भ में हमने व्यापक चर्चा की। तुमैन अभिलेख और इसकी ऐतिहासिक महत्ता के बारे में विस्तार से पढ़ा। उदयगिरी गुफा में जो लेख अंकित है, जैन लेख है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कल। साथ ही साथ कुमारगुप्त के विभिन्न प्रकार के सिक्कों के बारे में, खड्ग निहंता प्रकार, गजारोही प्रकार, अप्रतिघ प्रकार, कार्तिकेय प्रकार या मयूर प्रकार, रजत सिक्के, इनकी ऐतिहासिक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ साथ कुमारगुप्त प्रथम की चांदी की मुद्राओं के बारे में विस्तार से, धनुर्धारी मुद्रा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भी थी, स्कंदगुप्त की भी थी, कुमारगुप्त की भी थी। यहाँ तक का सफर हमने कल किया था। ठीक है, कोई ऐसा भी है क्लास में जो कल नहीं आया था, आज क्लास में आया है? इतने सारे लोग कल नहीं थे क्लास में, क्यों क्लास रेगुलर नहीं आते? नए रिकॉर्डिंग वाले एग्जेम्प्टेड हैं, बाकी जो जिन्होंने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी। ओ अनिता, अभी कैसी है बेटी आपकी? देखिए, अगर आप ये सोच के क्लास नहीं आ रहे हैं कि ये पुरानी क्लास हमने देखी है तो नई क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। क्यों? क्योंकि पुरानी क्लास और नई क्लास में कोई तुलना है ही नहीं। नई क्लास पूरी तरह से अलग है। दूसरी बात, ये आप सोच के आ रहे हैं कि एग्जामिनेशन तो अभी जून में होगा, अभी से क्यों इतनी मुस्तैदी की क्या आवश्यकता है? तो आपको मैं एक बात बता दूं, सफल और असफल लोगों में इसी सोच का फासला है और किसको और कोई ज्यादा फासला नहीं। हाँ, कंफर्म है। सफल और असफल लोगों में इसी सोच का फासला है। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी।
कछुआ थोड़ी थोड़ी चाल से निरंतर चलता रहता है और खरगोश लंबी दौड़ मार करके आराम करता है। तो खरगोश मत बनिए, कछुआ बनिए। और मैं कुमारगुप्त के सिक्के दिखा रहा हूँ आपको, तो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप निश्चेष्ट पड़े रहिए, जब मर्जी करे तब आइए, जब मर्जी करे तब मत आइए। ये काम मत कीजिए, क्योंकि ये होनहार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं इसमें। दो तीन अनाउंसमेंट तो मैं करना चाहता हूँ। हाँ संजय, तुम तो रेगुलर आते हो। हम्म। हाँ, वो इसलिए है कि मैं वही बता रहा था कि मैं कल मैं घर जा रहा हूँ। मैं रहता पंजाब में हूँ, जॉब करता हूँ, और मेरा घर यूपी में है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो कल तो संडे, कल वैसे भी क्लास नहीं होती। तो अचानक से हमारी विंटर वैकेशन डिक्लेयर हुई है, तो मेरी इकलौती बीवी ने स्ट्राइक कर दिया उसी दिन से, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ, कि मुझे अपनी मम्मी से मिलना ही मिलना है। मैंने नाना प्रकार के प्रलोभन दिए, गोवा चले जाओ, बम्बई चले जाओ, स्विट्जरलैंड तक भी मैंने औकात के बाहर भी बात की, लेकिन माता का प्रेम इन सारे चीज़ों पे भारी है, तो मुझे घर जाना पड़ रहा है। तो कल मैं चलूंगा और परसों मैं पहुंचूंगा, क्योंकि प्लेन डायरेक्ट जाती नहीं, और ट्रेन, प्लेन से भी वही हाल होगा फिर, तो बेटर है ट्रेन। तो परसों, कल परसों क्लास नहीं होगी। तो परसों वाली जो क्लास है उसको मैंने नरसों और तरसों, एक एक बजे, दो दो बजे रखा है। तो नरसों और तरसों आप ज्वाइन कर लीजिएगा, परसों वाला डोज। नरसों और तरसों इस वजह से 3-3 प्लस क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो कल और परसों क्लास में, हाँ, कल एक स्पेशल क्लास होगी सुबह 9 बजे, वो सभी को ज्वाइन करना है। पीएचडी के बारे में आपने एनरोल किया होगा, कितने लोगों ने किया है? पीएचडी के बारे में जिसको भी कोई दुविधा हो, जैसे सिनॉप्सिस कैसे लिखें, कोर्स वर्क क्या होता है, पीएचडी कहाँ से करें, टॉपिक कैसे कॉइन करें, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखें, हाइपोथेसिस कैसे बनाएं। तो कल मैं प्रैक्टिकली आपको बना बना के समझाऊंगा कि किस विषय पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपकी रुचि क्या है, बना बना के समझाऊंगा। नहीं, अमृतसर से दिल्ली, फिर दिल्ली 8 घंटे का वो है, फिर दिल्ली तक ट्रेन से जाऊंगा, तो जब तब तक मैं दिल्ली पहुंचूंगा ट्रेन से, तब तक तो मैं लखनऊ पहुंचाऊंगा, और लखनऊ से 3-4 घंटे का रास्ता है। तो कल पीएचडी वाली क्लास 9 बजे सुबह जरूर अटेंड करना है। और दूसरी बात यह है कि फिर कल और परसों 2 दिन होल्ड पे रहना है, और मंगलवार और बुधवार में 3-3 प्लस क्लासेज है, फिर बृहस्पतिवार से एज इट इज शुरू हो जाएगा। मैम का घर गोरखपुर में ही है, यूपी में, तो उनको अपने माता जी की याद आती रहती है। 70s की फिल्मों की तरह कभी कभी वो सुबकती पाई जाती है किचन में। मैं कहता हूँ क्या हो गया, कहती मम्मी की बहुत याद आ रही है। अच्छा, तो मम्मी से मिलाने जा रहा हूँ। तो जब से मम्मी से मिलाने से की योजना बनी, तब से बड़ी प्रसन्न है। धनुर्धारी मुद्रा त्याग दिया है, और लक्ष्मी की मुद्रा में आ गई है। जी, जब याद आती थी तब उपलब्धि हुई नहीं, फिर हमने भी दिल को पत्थर कर लिया। पापी पेट का सवाल कुछ ऐसा है कि इन यादों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन हमारा हॉस्टल में बीता है। कक्षा 6 में था जब मैं नवोदय विद्यालय में चला गया, 12वीं में, 12वीं तक। फिर बीच में केवल 2-3 साल एमए के लिए घर पे रहा, बीए के लिए, फिर एमए से लेकर पीएचडी तक फिर हॉस्टल में रहा। तो जो हॉस्टल जीवी हैं वो थोड़े से कठोर हृदय, पाषाण हृदय हो जाते हैं। उन्हें रिश्ते नाते को समझ में ही नहीं आता कि ये क्या बीमारी हो गई किसी को। मेरा घर है जी गोरखपुर, यूपी में। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो अनारदाना खा लेते हैं। हम्म।
नहीं, एक ही जगह नहीं है, 100-200 किलोमीटर का फर्क है। लेकिन यहाँ से छत पे खड़ा होकर मैं देखता हूँ तो दोनों एक ही जगह दिखते हैं। चलिए, कम टू द पॉइंट। तो अब हम बात करेंगे कुमारगुप्त के राज्य विस्तार के बारे में। संजय जी अपने दिव्य दृश्य देखे हैं। मैं जिस शहर से आता हूँ, अंग्रेजों ने उसका नाम रखा था न्यू टाउन, लेकिन भारतीयों ने उसका नाम कर दिया न्यू को नव, टाउन को तनवा। अब हो गया वो नौ तनवा। लखनऊ का अंग्रेजों ने नाम रखा था लखनऊ, हो गया लखनऊ। यूजीसी केयर लिस्ट में जो भी जर्नल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो दावा करते हैं कि वो यूजीसी केयर लिस्ट में है और पैसे मांगते हैं, तो आपके संदेह को जाग जाना चाहिए और उनके बारे में चेक करना चाहिए। लिस्ट उठा करके देखना चाहिए कि क्या वो यूजीसी केयर लिस्ट में है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मैं रहता हूँ यहाँ पे जहाँ भारत की गर्दन टेढ़ी है वर्तमान में, और मुझे जाना है यहाँ जहाँ भारत का कंधा मेढ़ा है। तो मेरी जर्नी है टेढ़े से मेढ़े तक। योगी जी किसी की नहीं सुनते। कुमारगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार किया, ऐसी सूचना या उसके सैन्य अभियानों की सूचना किसी न अभिलेख से मिलती है, न ही सिक्कों से मिलती है। लेकिन मंदसौर अभिलेख में लिखा हुआ है कि कुमारगुप्त का शासन संपूर्ण पृथ्वी पर था, जो चारों तरफ से समंदर से घिरी हुई थी। अब ये कुछ ज्यादा हो गया, 3 ही समंदर है, 4 समंदर कहाँ है। लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कुछ कुछ जगहों पे जो उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे। उदाहरण के लिए उत्तरी बंगाल में एक स्थान है पुंड्रवर्धन। यहां से इसके शासनकाल के ताम्रलेख मिले। तो ये स्वाभाविक है कि पुंड्रवर्धन इनके अंतर्गत रहा होगा। पूर्वी मालवा में तुमैन का अभिलेख मैंने आपको बताया। तो मालवा में एक जगह है दसपुर। दसपुर पर गुप्त अधिकार के विस्तार का श्रेय कुमारगुप्त को ही जाता है, दसपुर मालवा में। तो गुप्त शासक का यह अभिलेख मिला है लगभग 433 से 36 ईस्वी तक। ये सब सुहानी को दीदी क्यों कहते हो? सुहानी काफी अच्छा, तो तुम वही हो। हम्म, ये तो मैंने भी लिखा। बीबी की बहनें भी। मालवा से ही एक और प्रमाण मिलता है, मयूर आकृति की चांदी की मुद्राएं, मयूर शैली की मुद्रा। मयूर शैली की मुद्रा वस्तुतः मालवा से मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार मयूर शैली की मुद्रा का है गंगा घाटी पर। गंगा घाटी पर इसका आधिपत्य सिद्ध करती है। तो ये कुछ स्रोत हैं जिनसे कुमारगुप्त के राज्य विस्तार
का पता चलता है। तो चूंकि सारा उत्पात इनके पहले लोगों ने कर दिया था, तो इनका काल तुलनात्मक तौर पे शांति का काल था, सुव्यवस्था का काल था। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और कुमारगुप्त ने भी किया। अश्वमेध यज्ञ, इसका प्रमाण है कि इसकी जारी मुद्रा, इसकी मुद्राओं पर यूप पर घोड़े बंधे हुए हैं। यूप वो पत्थर या वो खंबा होता था जो बलि देने के पहले घोड़ों को बांधने के काम आता था। और इसकी रानी भी साथ में ही खड़ी इस मुद्रा पर पृष्ठभाग में, और इस पर लिखा है श्री अश्वमेध महेंद्र। श्री अश्वमेध महेंद्र। तो कुमारगुप्त के साम्राज्य को अभिलेखों में, तुम्हें अभिलेख में खासकर कहा गया है पृथ्वी। देश है पृथ्वी, फिर प्रांत है भुक्ति, फिर जिला है विषय, फिर इससे छोटी इकाई है वीथि, ऐसे इनका आवंटन हुआ है। अलग अलग प्रांतपतियों के नाम भी मिलते हैं अभिलेखों में, इनको मैच करने से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे पुंड्रवर्धन प्रांत का मैंने विवरण किया, तो पुंड्रवर्धन में इनके प्रांतपति का नाम मिलता है चिरादत्त। पूर्वी मालवा में एक जगह है एरण, एरण के प्रांतपति का नाम मिलता है घटोत्कच गुप्त। पश्चिमी मालवा में एक जगह है दशपुर, इसके प्रांतपति हैं बंधुवर्मा। अवध क्षेत्र यानी ये वाला क्षेत्र, इसके प्रांतपति हैं पृथ्वीशेण। तो जैसे हरिशेण हमने सुना था, वैसे ही पृथ्वीशेण भी कई पदों पर रह चुके थे। ये जमाने में सचिव भी थे, अवध के प्रांतपति तो थे ही, इसके बाद महासंधि विग्राहक थे। हाँ, फणदत्त के पिता थे। फिर ये कुमारामात्य भी था, उसी पैटर्न को फॉलो किया। फिर महाबलाधिकृत भी था। पृथ्वीशेण। इसके बाद एक जटिल विषय है धर्म, क्योंकि कल तक जो हमारा डिस्कशन था तो हमने देखा कि सारे शासकों ने लगभग सभी धर्मों को प्रश्रय दिया। मुख्यतः वो तो थे तो ब्राह्मण भागवत, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जब हूणों का आक्रमण हुआ था तो कहा जाता है कि हूण राजकुमारी के साथ प्यार का नाटक करके पर्णदत्त ने पूरी जानकारी ले ली, तभी स्कंदगुप्त जीत गए। वाह। महासंधि विग्राहक दो शब्दों से मिलकर बना है। एक महा, महा का मतलब होता है बहुत बड़ा। संधि, संधि का मतलब होता है पैक्ट करना, समझौता करना। विग्रह,
अनुग्रह का उल्टा होता है विग्रह। अनुग्रह मतलब किसी को दया करना, विग्रह मतलब झगड़ा कर लेना, यानी युद्ध। तो संधि युद्ध का जो निर्णायक मंत्री था वो होता है महासंधि विग्राहक। तो ये सेनापति भी है और विदेश मंत्री, हालांकि सेनापति महाबलाधिकृत होता था, तो इसको हम आज की तुलना में कह सकते हैं कि ही वॉज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो इसमें कुछ कुछ गुण सेनापति के हैं, कुछ कुछ गुण विदेश मंत्री, कुछ कुछ गुण जासूस के भी हैं। गुप्तचर विभाग का प्रमुख, जिसको सल्तनत काल में कहा गया बरीद मुमालिक। तो इनके पापा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे तो परम भागवत, लेकिन दूसरों धर्मों के साथ भी सहिष्णुता बरती। क्यों बरतते थे, ऐसा क्यों करते थे, अपने धर्म के साथ गद्दारी क्यों? वस्तुतः इनको इस सत्य का ज्ञान था कि एक सत्या विप्रा बहुधा वदन्ति, truth is only one and scholars speak the same truth in many ways, their own ways। तो जो बुद्ध ने कहा, जो महावीर ने कहा, जो कृष्ण ने कहा, जो नानक ने कहा, मतलब जिन जिन लोगों ने कहा, बात एक ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। हाँ, अजीत डोभाल जी महासंधि विग्राहक हैं। क्योंकि इनके शासनकाल में ऐसा दिखता है कि एक भिक्षु थे बुद्ध मित्र, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और इन्होंने महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा की स्थापना भी की थी। इनके राज्यपाल पृथ्वी सेन, जिनका यह नाम है, इन्होंने एक शिवलिंग की भी स्थापना की थी। तो नितांत रूप से हम नहीं कह सकते कि ये भागवत के ही अनुयायी हैं। कहने का मतलब ये है कि ये रूढ़िवादी नहीं थे। इनके एक और राज्यपाल है बंधु वर्मा। ये इनके समय में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया मंदसौर में। अभी भी है मंदिर वो। शंकर नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति बनवाई। ध्रुव शर्मा नाम के व्यक्ति ने स्वामी महासेन मंदिर का निर्माण कराया। ऐसे पर्याप्त ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं जो कुमार गुप्त के धार्मिक सहिष्णुता के प्रमाण हैं। कुमार गुप्त के बाद आते हैं इनके भी तो स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त का समय जो था बड़ा ही संवेदनशील समय था। क्योंकि शकों का तो डर खत्म हो गया, लेकिन हूणों का व्यतिक्रम शुरू हो गया। हूणों का इन्होंने किस तरह से प्रतिरोध किया, ये जूनागढ़ के उसी अभिलेख में लिखा हुआ है। जो अभिलेख किससे और संबंधित है, और एक और अभिलेख है भीतरी। भीतरी स्तंभ अभिलेख। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक है। अब ये हूण कौन थे? ये आते थे सेंट्रल एशिया से, ये बर्बर थे। तो इनका नेता था खुशनवाज।
जिसने पहली बार अटैक किया। तो भीतरी स्तंभ लेख के 8वें श्लोक में इस अटैक का विवरण दिया गया। दूसरा नेता है, आक्रमण करता है तोरमाड़। तो ये चंद्रभागा नदी के पास पहुंच गया। चंद्रभागा नदी के पास एक जगह है पवैया, वहां पर अपना शासन स्थापित किया। स्कंदगुप्त ने भी हुण विजय के उपलक्ष्य में उपाधि धारण की विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि गुप्त वंश का सबसे वीर योद्धा स्कंदगुप्त ही था। तोरमाड़ का बेटा निकला मिहिरकुल। यह शिव भक्त था। इसने अपने शासन का केंद्र बनाया शियालकोट, साकल को, और वहां पर ग्वालियर अभिलेख से इसके शिव भक्ति का ज्ञान होता है। कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त के उपाधि का जिक्र है। इसकी उपाधि थी शक्रादित्य। ह्वेनसांग इसके बौद्ध प्रभावों की बात करता है। ह्वेनसांग के अनुसार इसने नालंदा के शंगाराम को दान दिया था। इसका विदेशी नीति भी बड़ा स्ट्रांग था। संघाराम का मतलब होता है बौद्ध आश्रम, जहां पे संघ आराम करता है, बौद्ध। चीन में इसने अपने राजदूत भेजे 466 ईस्वी में, और उसमें चीन में सांग सम्राट का शासन था, उनके दरबार में इसने भेजा। तो स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ये है जूनागढ़ अभिलेख। 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने इसमें अपने जज्बातों को घेरा। इसमें लिखता है कि हुणों को हरा करके सौराष्ट्र में इसने पर्णदत्त को अपना राज्यपाल बनाया। और गिरनार के पुरपति थे, पुरपति यानी किलेदार, चक्रपालित। इन्होंने सुदर्शन झील के बाद के पुनर्निर्माण करवाए। यह एक और कारण से महत्वपूर्ण है कि गुप्त काल में समय गणना के साक्ष्य यहां मिलते हैं। समय गणना या काल गणना के साक्ष्य यहां मिलते हैं। बुलंदशहर में इनका एक ताम्रपत्र भी मिला है, इंदौर ताम्रपत्र। बुलंदशहर यूपी में है। इसमें लिखा है कि इन्होंने धन दान दिया था कुछ लोगों को, ताकि सूर्य के मंदिर में उस धन से निरंतर दीपक जलाया जाए। अच्छा, तुम्हारा सवाल है। भीतरी स्तंभ लेख इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। ये भीतरी स्तंभ लेख
गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, और ये नाना प्रकार की चीजें इसमें लिखी गई हैं। पुष्यमित्रों और गुणों, इन दोनों जातियों के साथ युद्ध का स्पष्ट विवरण इस अभिलेख में पाया जाता है। एकमात्र इस लेख में पाया जाता है। भीतरी नाम क्यों पड़ा? बाहरी नाम रहता तो खुश रहती। ये कोई बात है? नाम कोई क्यों पढ़ता है? पुष्यमित्र जाति उसी तरह से। आकांक्षा भटनागर है क्लास में? अब बताइए पुष्यमित्र कौन थे? पुष्यमित्र कौन थे? पुष्यमित्र एक लड़ाका जाति थी। गुजरात के आसपास के इलाकों में ये शासन करते थे, और दक्षिणी राजस्थान में भी इनके बारे में, इनका छिटपुट जैसे चंबल वाले इलाके में, मध्य प्रदेश में भी इनके कुछ वंशजों का शासन था। तो इनकी समानता होने से इस तरह से है कि ये भी आक्रमणकारी थे स्कंदगुप्त के समय में। और इन दोनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का स्पष्ट विवरण एकमात्र इसी लेख में प्राप्त होता है, त्रिस्तंभ लेख में। और इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम की माताओं और उनकी उपाधि मिलती है महादेवी। सबकी मम्मी का नाम इसमें लिखा है। इस भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त ने अपने वंश की विचलित राजलक्ष्मी को फिर से प्रतिष्ठित किया, ऐसा उल्लेख। विचलित कुल लक्ष्मी स्तंभन योग्यतेन क्षितितल, ऐसा लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ एक और लेख मिलता है इनका, शुकिया का लेख, रीवा मध्य प्रदेश में। चार सौ 460 ईस्वी। इसकी विशेषता यह है कि इसमें गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को नहीं कहा गया है, घटोत्कच को कहा गया है। और गुप्त शासकों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है इसमें।
स्कंदगुप्त का एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है कहोम अभिलेख। कहोम स्तंभ लेख, ये स्तंभ है और स्तंभ के नीचे ये इसी चित्र को एनलार्ज किया गया है यहाँ पे, और ये महावीर स्वामी की मूर्ति। सबसे बड़ी बात है कि ये गोरखपुर से मिली है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से। ये कहोम स्तंभ पे लिखा हुआ अभिलेख है। तो इस स्तंभ के चारों तरफ तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनी। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लिखा हुआ है इस अभिलेख में कि भद्र नाम के व्यक्ति ने 5 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण कराया। आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। अब ये कौन सी भाषा है ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे लग रहा है लिपि ये ब्राह्मी लिपि होगी। क्योंकि एक भी लाइन पढ़ा नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ है इसमें। मेरे लिए तो बुस्टोफेडन है। इसी तरह से पटना में बिहार स्तंभ लेख मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कंदगुप्त के समस्त गुप्त राजाओं के नाम इसमें मिलते हैं और एक अधिकारी का नाम मिलता है शौल्किक। शौल्किक अधिकारी जो शुल्क लेता था, टैक्स लेता था। बिहार स्तंभ लेख, अंतिम अभिलेख है इनका स्कंदगुप्त का। गढ़वा शिलालेख। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्कंदगुप्त ने बैल की शैली के सिक्के, नए सिक्के जारी किए थे, वृषभ शैली। गुप्त शासक वैष्णव थे, यहां से पता चलता है। स्कंदगुप्त के भी बहुत सारे सिक्के मिले हैं, लेकिन स्वर्ण की शुद्धता में कमी और स्वर्ण मुद्रा में मिलावट देखी जाती है। स्कंदगुप्त की मुद्राएं 130 से 132 ग्रेन की हैं। कुछ मुद्राएं 144 ग्रेन की भी हैं। 4 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने प्रचलित की। ये दिखी रही है धनुर्धारी प्रकार, ये राजलक्ष्मी प्रकार, इसमें गरुड़ बना हुआ है। कुछ है घोड़े पे बैठी हुई सिक्के, ये लक्ष्मी प्रकार की है। तो ये जो राजलक्ष्मी प्रकार की मुद्राएं हैं, इसमें जयलक्ष्मी के मतलब युद्ध क्षेत्र है, ये युद्ध क्षेत्र में जयलक्ष्मी अवतरित हो रही है, ऐसा इस सिक्के में दर्शाया गया है।
तो इसी मुद्रा के आधार पर विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया था कि लक्ष्मी ने स्कंदगुप्त का वरण किया है, यानी विवाह किया है। तो स्कंदगुप्त गुप्तवंशी अंतिम सम्राट है जिसने पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत में चांदी की मुद्राएं प्रचलित की। ये गरुड़ प्रकार की मुद्रा है। एक फ्लैप पे ये बना हुआ है, दूसरे फ्लैप पे कुछ कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ने के लिए नेहा नाम की रिसर्चर पीएचडी करेगी तो हो पाएगा। निकल पड़ो। तो इनकी रजत मुद्राएं भी काफी फेमस हुई, हालांकि देख के थोड़ा सा डर तो लगता है। ये देखो चांदी के सिक्के और ये मयूर शैली की मुद्राएं, मोर नाच रहा है। लेकिन ये तो कुछ किसी न किसी रूप में प्रीवियस गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए थे। स्कंदगुप्त ने काठियावाड़ में कुछ नए सिक्के भी चलाए, जिसे कहते हैं नंदी प्रकार के सिक्के, नंदी। और मध्य भारत में वेदी प्रकार। स्कंदगुप्त का तांबे का कोई सिक्का नहीं मिलता, और जो सिक्के मिलते हैं स्वर्ण भी जो मिला हुआ है वो मिश्रित है। इससे पता चलता है कि गुप्त राजवंश की आर्थिक स्थिति डवाडोल चल रही थी, संकटपूर्ण थी। स्कंदगुप्त के टाइम में सिक्कों में सबसे अधिक मिलावट है। अब इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि चारों तरफ से समंदर से घिरी संपूर्ण पृथ्वी पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर, कहोम स्तंभ लेख गोरखपुर, इंदौर, ताम्रपत्र, बुलंदशहर में भी कुछ इसी प्रकार की बातें हैं। कैम्बे में इसकी गढ़ु शैली की मुद्राएं मिली है। तो इससे क्लियर है कि पश्चिमी भारत में इसका अधिकार तो था ही था। मध्य भारत में काठियावाड़, मध्य भारत में चांदी की मुद्राएं, और काठियावाड़ गुजरात से भी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया नंदी की मुद्रा। बंगाल से इनकी भारी तौल की स्वर्ण मुद्रा। तो इतना तो क्लियर है कि हिमालय से लेकर के नर्मदा तक और बंगाल से लेकर के सौराष्ट्र तक इनका साम्राज्य विस्तृत था। वसुबंधु ने लिखा है कि अयोध्या इनकी राजधानी थी। पता नहीं, अयोध्या राजधानी तो नहीं थी। इनके कुछ कुछ राज्यपालों का भी विवरण मिलता है, जैसे कुमारगुप्त का हमने देखा। तो इस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल ऐसा लगता है कि परदत्त ही था, क्योंकि अभिलेख में इसका नाम है। गंगा जमुना दोआब का विषयपति, विषयपति यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका नाम था सवनाग। कौशाम्बी इलाहाबाद का राज्यपाल है भीम वर्मन। गिरनार का नगर अध्यक्ष है पुरपति, जिसको कहते हैं चक्रपालित।
और पश्चिमी मालवा का राज्यपाल प्रभाकर। ये कुछ कुछ इनके पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अगर धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये वैष्णव थे, इनको भी परम भागवत कहा गया है। और अपने पिता कुमारगुप्त की स्मृति में इन्होंने भीतरी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। भीतरी स्तंभ लेख में ऐसा लिखा है। और इनकी मुद्राओं पर देवी लक्ष्मी और गरुण के चित्र तो हमने देखे ही पीछे, वो अंकित है। और गिरनार में भी चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था। लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उदारता के प्रमाण है इनके। इन्होंने भी इंदौर ताम्रपत्र के अनुसार देव विष्णु ब्राह्मण को ईश्वरी पूजा के लिए ईश्वरी मंदिर को दान दिया था। कुहुम अभिलेख की हम बात कर चुके हैं। सुदर्शन झील का बात और गुप्त संवत 138 में चक्रपालित में उज्जयंत पर्वत पर भगवान विष्णु का कोई मंदिर बनवाया था। उज्जयंत पर्वत चीन के साथ इन्होंने राजनयिक संबंध बनाए, और ये तो मैं बता ही चुका हूं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इसके राइटर कौन है? हाँ, इसी के बारे में कहते हैं, लेकिन वो एक किंवदंती है, उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ, बुद्धिमान और धर्मात्मा कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि जिसमें शासन कर रहा था उसकी प्रजा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था तो धर्मच्युत हो, दुखी हो, दरिद्र हो, आपदाग्रस्त हो, लोभी हो, दंडनीय होने के कारण अत्यंत सताया गया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्तों का पराभव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद किसी भी गुप्त शासक के ना तो अभिलेख मिलते हैं ना सिक्के मिलते हैं। पश्चिमी भारत से तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। बुढ़ापे में पुरगुप्त नाम के एक शासक का उल्लेख मिलता है 467 से लेकर के 473 ईस्वी में। इसके बारे में भीतरी मुद्रा लेख में कुमारगुप्त प्रथम और अनंत देवी का पुत्र बताया गया है पुरगुप्त को। और भीतरी मुद्रा लेख में नालंदा मुहर लेख में इसकी रानी का नाम मिलता है चंद्र देवी। पुरगुप्त के बारे में मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्ट ये है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक है जो बौद्ध बन गया। पुरगुप्त के बाद आते हैं इनके पुत्र कुमारगुप्त सेकंड, जिनका टाइम पीरियड है 473 ईस्वी से लेकर के 476 तक। इसका लेख मिला है सारनाथ से। सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा लेख इन्हीं का है। ये इस लेख में इनको कहा गया है भूमि रक्षित कुमारगुप्त, यानी वो कुमारगुप्त जो भूमि जिनके द्वारा सुरक्षित है। और इस बौद्ध प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अभयमित्र नाम के बौद्ध भिक्षु ने। बड़ी सुंदर प्रतिमा। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध के शैली के विपरीत इसमें बुद्ध को दिखाया गया है पैर को
लटका करके अपनी कुर्सी पे बैठे हुए, चेयर पे बैठे हुए। बुद्ध कभी भी चेयर पे बैठे हुए नहीं चित्रित किए गए, वह हमेशा पद्मासन में ही रहते हैं। कभी बुद्ध की प्रतिमा देखिए ऐसे पैर लटका के बैठे हुए। और कलाकारी देखिए कि पत्थर को ऐसे चित्रित किया है ना, जैसे लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंसी, पतली झीनी कषाय पहने हुए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है ना, केरला और अजंता में है। अजंता भी चित्र है। कुमारगुप्त के कुछ प्रभावशाली सिक्के भी मिले हैं। ये इसमें स्वर्ण की मात्रा और भी कम है। ये भी धनुर्धारी प्रकार और लक्ष्मी प्रकार की है। कुमारगुप्त के बाद अगले शासक आते हैं बुद्धगुप्त। इंसान इनके बारे में भी लिखता है कि इन्होंने, ये भी बौद्ध मतावलंबी, और इनका टाइम पीरियड है 476 ईस्वी से लेकर के 494 तक। और इन्होंने नालंदा को दान दिया था, ऐसा इंसान बताता है। नालंदा में एक मुद्रा लेख मिला है बुद्धगुप्त का। ये है वो, नहीं ये तो वैन्यगुप्त का है, ये कुमारगुप्त थर्ड का है, ये भानुगुप्त का ये अभिलेख। वसुबंधु में उल्लेख मिलता है, व्यक्ति नहीं मिलते, वसुबंधु ने उल्लेख किया है। नालंदा मुद्रा लेख में इनको पुरगुप्त और चंद्र देवी का बेटा कहा गया है। का पुत्र। स्कंदगुप्त के अनुयायियों उत्तराधिकारियों में सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है बुद्धगुप्त। यानी बंगाल से लेकर के मालवा तक शासन करने वाला ये अकेला अंतिम गुप्त शासक है। अंतिम, अकेला नहीं, अंतिम। इनके बारे में दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख मिला है बंगाल में। इसमें इनको परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपमा दी गई है। बंगाल में एक और ताम्र लेख मिला है, पहाड़पुर अभिलेख, ये भी बुद्धगुप्त का ही है। बुद्धगुप्त के सिक्कों पर इनकी उपाधि अंकित है, श्री विक्रम। इन्हीं की मौत के बाद गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बट गया। मगध वाला जो एरिया था इसको ले लिया नरसिंह वाला गुप्त ने, नरसिंह गुप्त बालादित्य। मालवा के क्षेत्र का जो इलाका था इस पर अधिकार कर लिया भानुगुप्त ने, और बंगाल का जो इलाका था इस पर अधिकार कर लिया वैन्यगुप्त ने। तो यहां पर गुप्त वंश का हम बंटवारा देखते हैं। तो ये मुद्राएं हैं, भानुगुप्त की मालवा में मुद्रा मिली है, इसमें स्वर्ण की मात्रा और भी कम है। नरसिंह गुप्त बालादित्य पुरगुप्त और वत्स देवी का पुत्र था ये, और इसी के टाइम में मिहिरकुल ने अटैक किया। इसने मिहिरकुल को हराया था, तो मिहिरकुल कश्मीर भाग गया।
इस मिहिरकुल और नरसिंहगुप्त बालादित्य के युद्ध का विवरण देता है वेन्सान। इनके स्वर्ण मुद्राओं में 46% तक मिलावट पाई गई है। नालंदा मुद्रा लेख में इनको भी परम भागवत कह दिया गया और वसुबंध की शिष्यता इन्होंने ग्रहण करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब ये वसुबंधु वही है कि कोई और है, ये मुझे इसकी जानकारी नहीं। इनके काल में वसुबंधु का निधन भी हुआ। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में लिखा हुआ है कि इसने निर्वाण प्राप्त किया था, यानी मुक्त होकर के धरती से गया। तो इनकी जो मिलावट वाले इनके सिक्के मिले हैं वो ये नरसिंहगुप्त का सिक्का। इसके बाद आते हैं भानुगुप्त, जिनका सबसे इंपॉर्टेंट एरड़ अभिलेख है, सती प्रथा का पहला उल्लेख। इस एरड़ अभिलेख में इसको कहा गया है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर, जो कि बिल्कुल गलत बात है। 510 ईस्वी में। और यह भी कहा गया है कि इसने होड़ों के खिलाफ शुभहत का युद्ध किया था। शुभहत युद्ध। इसका मित्र है गोपराज, जो कि होड़ों के खिलाफ भानुगुप्त की ओर से लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई। और इसमें लिखा हुआ गोपराज की पत्नी के सती के बारे में, इसलिए ये सती प्रथा का दुनिया का पहला प्रमाण माना जाता है। इसमें होड़ युद्ध को कहा है स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वतंत्रता संग्राम जैसा कोई संग्राम करने का संदेश देने वाला भी ये पहला ग्रंथ है, पहला अभिलेख। इसके बाद आते हैं वैन्यगुप्त। द्वादशादित्य कहा गया है इनको, वैन्यगुप्त को। बांग्लादेश में गुड़ैधर ताम्रपत्र इनका मिला है, गुड़ैधर ताम्रलेख 507 ईस्वी में। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इन्होंने भूमि दान दिया था बौद्धों को। तो गुड़ैधर ताम्रपत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र है, क्योंकि पहली बार सामंत शब्द का उल्लेख इसमें किया गया है। सामंत शब्द का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कुमिल्ला अभिलेख में इसको नेहरू का निर्माता कहा गया है। सर वेन्सान बताता है कि मिहिरकुल ने बोही को प्रताड़ित किया। ये बोही कौन थे? बौद्धों को प्रताड़ित किया, इतना तो मुझे नहीं, मिहिरकुल बौद्धों का दुश्मन था, इतना मुझे पता है। बोही कौन थे? कहीं ऐसा तो नहीं तुमसे पढ़ने में गलती होगी। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त तृतीय। इन्होंने भी नालंदा महाविहार को दान दिया था। गुप्त वंश के अंतिम महान शासक और अंतिम शासक हैं विष्णुगुप्त, गुप्त वंश के। कुमारगुप्त तृतीय का ये नालंदा मिट्टी का सील मिला है, और ये विष्णुगुप्त का भी नालंदा में दान देने का क्ले सील मिला है। और ये विष्णुगुप्त का आप साम्राज्य देख सकते हैं कितना क्षुद्र बचा है। इन्हीं को लेटर गुप्ता कहा गया। और बहुत सारी डायनेस्टीज फिर पैदा हो गई, मौखरी, लेटर गुप्ता, मैत्रेय, चालुक्य, पल्लवा तो थे ही थे, नंदीवर्धन, वाकाटक, पुष्यभूति यहाँ है, हूण अभी भी कायम है वर्मन में। ये विष्णुगुप्त का सिक्का है। सिक्के लगभग एक ही जैसे हैं। पतन के कारण क्या है? योग्यता नहीं थी। यशोवर्मन एक सक्षम शासक हुआ, बाद में विभाजन हो गया। इसी के साथ गुप्त का चैप्टर आपका समाप्त होता है, मतलब गुप्तों की राजनीतिक स्थिति समाप्त होती है। अब इनकी अन्य स्थितियों के बारे में